क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 29 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो हैं ये देखिए रिक्लाइनिंग बुद्धा यानी कि लेटे हुए बुद्धा। ठीक, क्या है, क्यों आया, सब कुछ जानेंगे अभी। इंटरपोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आएगा इससे क्वेश्चन। और अगला ये है कि मॉनेटरी असिस्टेंस देने की बात कही गई है। जो हमारा मिड डे मील होता है ना, दोपहर में बच्चों को जो है स्कूल के टाइम पे कुछ मील दी जाती है, अब उसी के थ्रू क्या है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए मॉनेटरी असिस्टेंस देना चाहती है गवर्नमेंट, ठीक, इस कोविड के टाइम पर। अगला जो टॉपिक है वो है कि नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास यानी कि जैव द्रव्यमान जो होता है उसका उपयोग कोल बेस्ड मतलब थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोयला जलाकर जो है बिजली बनाई जाती है वहाँ पे जैव द्रव्यमान का भी यूज़ करना है। इस पर एक नया मिशन चालू किया गया है। अगला है असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण, ठीक, ये आपका ईपीएफओ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अगला देखिए आप लोग के लिए जनरल रिमाइंडर है, यूपीएससी 2021 4 जून से जो है कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ईपीएफओ का 2020 का 27 मई से हमारा नया पेड ग्रुप चालू है। 60 दिन का पेड ग्रुप है, जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060889 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। देखिए क्या है कि लेटे हुए बुद्धा का एक जो है 100 फीट का, ठीक, 100 फीट का ही था ना, एक सेकेंड, हाँ 100 फीट का जो है एक ये देखिए इस तरीके का, ये 100 फीट इस तरीके से होगी, ठीक। ये लगाई जानी थी लेकिन भैया कोविड वोविड चल रहा है। और कहाँ पे लगाई जानी थी? बोध गया पे, बोध गया में लगाई जानी थी, बिहार में है ये, ठीक। वहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला एक टेम्पल भी है, उसका नाम कोई बता सकता है? बहुत ही अच्छी जगह है, जाना जरूर एक बार अगर मौका मिले तो, ठीक। तो अभी देखिए वेसक बुद्ध पूर्णिमा थी, आप लोगों से मैंने कहा भी था। तो बुद्ध पूर्णिमा को इनका ये है कि बर्थडे इनका मनाया जाता है, आपका बुद्ध जयंती होती है, ठीक। तो ये 100 फीट की यहाँ पे बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के अंतर्गत जो है बोध गया जो टेम्पल है वहाँ पे इसको लगाना था, लेकिन कोविड के चक्कर में लगा नहीं पाए, ठीक। और इसको अब बाद में लगाया जाएगा। 22 आर्टिजन कोलकाता के जो है इन्होंने मिलकर बनाया है। और देखो रिक्लाइनिंग बुद्धा जो होता है, जो इंपॉर्टेंट जानने की बात, ये आपका ज़्यादातर देखिए थाईलैंड में चलती है रिक्लाइनिंग बुद्धा वाली, ठीक। इंडिया और श्रीलंका में बैठे हुए बुद्ध जो है उनका वो चलता है, ज़्यादातर ये वाली मूर्ति चलती है। और इसमें देखिए ये जो रिक्लाइनिंग बुद्धा है उसमें ये दिखाया जा रहा है, ये बताता है मतलब इस चीज़ का कि आखिरी समय में जब वो बीमार थे, ठीक, और अबाउट टू जब वो परिनिर्वाण में जाने वाले थे, मतलब उनकी जो है निर्वाण उनको मिलने वाला था, ग्रेट सेल्वेशन मिलने वाला था, मुक्ति मिलने वाली थी, ठीक, आफ्टर डेथ। और ये उन्हीं को मिल सकती है परिनिर्वाण जो एनलाइटेंड सोल हो चुके हैं, ठीक। तो ये वाली चीज़ थी। बुद्धा जी जो थे 80 साल की उम्र में कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। पैदा कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में, ठीक। ये परिनिर्वाण है। और इनकी जो चक्र है तो देखिए इसमें एक धर्म चक्र परिवर्तन होता है जब इन्होंने सरमन दिया, ठीक। जब ये पेट में थे तो जो है एलिफेंट आता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो इनके जीवन से रिलेटेड हैं उनको आपको याद होना चाहिए। जटाकास क्या होता है? इनकी लाइफ और पूरी जो प्रीवियस वर्थ थी, पहले के जन्म जो थे उसकी जो है स्टोरीज़ के बारे में है। जटाकास जाटक बोलते हैं इसे, ठीक। और ये जो है मेडिटेशन होता है, कुशीनगर में कर रहे थे आखिरी में जब डेथ इनकी आनी थी 80 साल में। और लुम्बिनी में इनका जो है पैदा हुए थे ये, सिद्धार्थ गौतम के नाम से इनका नाम था। और मतलब इनका रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है आखिरी में काफ़ी रिकॉर्डिंग, मतलब इनके बारे में काफ़ी अच्छा सजो के लोगों ने रखा हुआ कितने सालों से, ठीक है। और बुद्धा एक जो है आखिरी जो ये रिक्लाइनिंग है ये भी एक तरीके का दीक्षा ही है। जो इनके साथ वाले थे, फॉलोअर्स थे, उनको इन्होंने मतलब उनके साथ बैठे हुए थे जब आखिरी में लेटे हुए थे, सॉरी। महापरिनिर्वाण जो होता है ये बुद्धा का, ये वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है, कुशीनगर में हुआ था। वही जो मतलब ये मोक्ष जो बर्थ एंड डेथ की जो साइकिल से बाहर निकल जाना, मोक्ष की प्राप्ति है ना, वहाँ पे बुद्धिज़्म में उसको परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण बोलेंगे बुद्ध जी के केस में, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व अगर देखा जाए तो रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है आपका साइड राइट हैंड साइड पे होते हैं और इनका जो है एल्बो रहता है राइट वाला। और ये शो ये करता है कि वो अवेकन्ड हैं। और जो भी ये सिंबल होते हैं ना कि ये बैठ के, और कई सारी मुद्राएं भी होती हैं, जैसे हाथ सीधा दिखा रहे हैं अगर तो अभय मुद्रा है, इस तरीके के है। तो ये सब मतलब ये है कि लोगों को जागरूक करना और साथ ही साथ बर्थ और डेथ के जो है रीबर्थ के जो है इससे बाहर निकलना, ठीक।
तो ये इसको परिनिर्वाण बोलते हैं। वो उसी को मिलती है जो है आपका एनलाइटनमेंट जिसने प्राप्त कर ली है। ठीक है ना। इन्होंने कहाँ पे जो है धरती को साक्ष्य बनाया था जब इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। ठीक। गंधारा आर्ट में सबसे पहले रिक्लाइनिंग बुद्धा को दिखाया गया है। और आपका गंधार जो एरिया है ना अफगानिस्तान वाला, इस समय ये 50 BC से 75 AD, और उसके बाद जो है ये रिक्लाइनिंग बुद्धा वाला जो है कुशाना जब पीरियड था, जो फ्रॉम द फर्स्ट टू 5th सेंचुरी AD, इनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है रिक्लाइनिंग वाला चालू मतलब प्रचलन में था। अजंता में भी जो हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक, विश्व धरोहर स्थल जो है, उसमें भी केव नंबर 26 में रिक्लाइनिंग बुद्धा जी की मूर्ति है अजंता केव्स में। अजंता केव्स में अच्छा आप लोग बताइए कि कौन कौन से धर्म की जो है वहाँ पे है, मतलब इन केव्स में। और ये 24 फुट लॉन्ग जो है ये रिक्लाइनिंग बुद्धा की मूर्ति है वहाँ पर, 5वीं सेंचुरी AD का है ये। ठीक। और रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है इंडिया में नहीं, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा है आप देखो। और इंडिया और श्रीलंका में जो है बैठे वाली पोजीशन ज़्यादा है। जो लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा है, अब ये भी देखिए 600 फुट का, मतलब इंडिया में तो अभी 100 वाला बात हो रही थी, 600 फुट लंबा है। ये विंसेंट ताव्या में है आपका म्यांमार में। ठीक। 1992 में बनाया गया था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिज़्म। मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और फिर मेडिवल में जाओगे आप तो भक्तिज़्म और सूफिज़्म। इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स मिल जाए सब पढ़ लो, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन से बन चुके हैं। स्टैटिक पोर्शन है, अब वो ढूंढ ढूंढ के खोद के निकाल रहा है किसी तरीके से एग्जाम में अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। समाचार न्यूज़ जो है इंटरपोल से। इंटरपोल आपका अब देखो क्या हुआ है, ये संदर्भ क्या है कि अभी मेहुल चौकसी जो है, ठीक, ये एंटीगुआ और बरबुडा से जो है भाग गया था, और ये पकड़ा गया डोमिनिका में। ठीक। ये आसपास ये सब वेस्ट इंडीज़ वाले जो हैं ये आइलैंड्स हैं, और इनमें ये एंटीगुआ की इसने जो है मेहुल चौकसी ने वो भी ले ली है सिटीजनशिप। अच्छा, एक इसमें ये केस था कि इनके अग्रवाल जी, इनके कोई लॉयर हैं, इन्होंने कहा कि एंटीगुआ की इन्होंने ले ली है सिटीजनशिप, तो इंडियन सिटीजनशिप इनकी रही नहीं। तो अब डोमिनिका में अगर ये पकड़ भी लिए गए हैं और तो इनको जो है वापस नहीं भेजा सकता इंडिया, क्योंकि अब इनकी सिटीजनशिप है एंटीगुआ की। तो अब ये यहाँ पर रहेंगे, एंटीगुआ इनको वापस भेजा जाएगा, ना कि डोमिनिका। बल्कि एंटीगुआ के जो जो वहाँ के हेड ऑफ स्टेट हैं वो बोल रहे थे कि इंडिया भेज देंगे, लेकिन इनके जो लॉयर हैं मेहुल चौकसी के, कितने मतलब चोर, और ऊपर से चोरी और सीना चोरी वाली बात है। तो देखो अब ये कह रहे हैं नहीं नहीं, अब क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप के अलावा कोई और सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी फिर मतलब ये अपने आप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। हालांकि ये चीज़ जो है दाऊद के केस में नहीं हुआ है। दाऊद जो भाग भाग के गए यहाँ से 92-93 वाले जो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मुंबई वाले, तो उसने पाकिस्तान की, ऐसा कहा जाता है कि ले ली नागरिकता। अभी वैसे पाकिस्तान उसको दे नहीं रहा है, लेकिन कहते हैं अगर पाकिस्तान, लेकिन इंडिया मना करती है कि हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस वाले केस में, मेहुल चौकसी वाले केस में ये कहा जा रहा है, लॉ में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति कोई और कंट्री की अगर ले लेता है सिटीजनशिप, तो इंडियन सिटीजनशिप उसकी तुरंत ही टर्मिनेट हो जाती है। वही वाली चीज़ यहाँ पे ये लोग लूप होल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे डोमिनिका में जो है पकड़ा गया था और इसको वापस एंटीगुआ बरबुडा भेज दिया जाएगा। इंटरपोल का येलो नोटिस था। कौन कौन से नोटिस क्या बताता है अभी सारी चीज़ मैं बताऊंगा। येलो नोटिस मतलब मिसिंग पीपल के लिए होता है। ठीक। मिसिंग कोई है उसके लिए। अच्छा, चौकसी जी के ही जो नेफ्यू हैं, भतीजा जो है वो नीरव मोदी है, ये सब चोर हैं। ठीक। ये भगौड़े हैं, यहाँ से भारत से भाग गए, इनको वापस बुलाया जा रहा है तो वापस आ नहीं रहे। 100 करोड़ के ऊपर जो लोग भी वो करते हैं, फिर से आप लोग को रिवाइज करा दे रहा हूँ, 100 करोड़ के ऊपर जो लोग भी जो है फ्रॉड करते हैं, देश से भाग जाते हैं और बुलाने वापस नहीं आते, तो उनको जो है विलफुल डिफॉल्टर बोला जाता है। ठीक। और उन्हीं में ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही बड़े चोर हैं। 13,500 करोड़ रुपए, ठीक, ये लोग मतलब डायमंड और सबका काम करते थे। पंजाब नेशनल बैंक से किया था और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का जो है मतलब उसको फ्रॉड किया था उससे। ये मोदी जो लिखा है नीरव मोदी है। ये इसको देखिए, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि यूके से इसको एक्सट्रेडिशन का वो दे दिया गया है। एक्सट्रेडिशन जो है एक लेजिस्लेचर लॉ वाली चीज़ है। डिपोर्टेशन जो होता है वो मतलब सरकार के आप मतलब सरकार टू सरकार होता है, एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यकारिणी तो कार्यकारिणी होता है। आपका एक्सट्रेडिशन जो है वो आपका जो है एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस, वहाँ की जो है पार्लियामेंट और ये सब इन्वॉल्व होगी। यूके ने इनको एक्सट्रेडिशन दे दिया नीरव मोदी को। ठीक। लेकिन अब ये जो है वहाँ पे ये ट्राई कर रहा है कि वहीं पर रहे, हमको भेजा ना जाए इंडिया में। सोचो
कितने बड़े वाले हैं। देखिए अब ये है हमारा जो इंटरपोल के कई सारे नोटिस होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए रेड नोटिस का मतलब ये है कि किसी का अरेस्ट कराना है पर्सन का, ठीक, और एक्सट्रेडिशन कर दो। मतलब जैसे कि ये पता चल गया मान लीजिए यूके में है ये बंदा, ये आपका नीरव मोदी, तो रेड नोटिस जाएगा, इसको पकड़ा जाएगा और फिर एक्सट्रेडिशन किया जाएगा, ठीक। ब्लू नोटिस जो होता है कि इन्फॉर्मेशन बतानी होती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मान लीजिए चल रही है। अच्छा, इंटरपोल जो है एक चीज़ समझना, इसमें ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल क्राइम्स के लिए होता है, सिविल वाले में नहीं है। सिविल वाले में नहीं होता है नोटिस देने लगेंगे, क्राइम वाले में होता है। अगर क्राइम इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक, जो इस क्राइम वाले से रिलेटेड होगा, तो उसके लिए ब्लू नोटिस दिया जाता है। ग्रीन नोटिस में क्या होता है कि वार्न करना होता है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए और पॉसिबल थ्रेट हो अगर किसी पब्लिक सेफ्टी का। मान लीजिए इंडिया ने यूके में कह दिया कि भैया ये क्रिमिनल एक्टिविटी आपके यहाँ होने वाली है, ग्रीन नोटिस जारी कर दो। तो इंटरपोल क्या है कि पूरी दुनिया के 192-93 कंट्री हैं, सबकी जो है ये इंटरनेशनल पुलिस है, सबकी आपस में कोलैबोरेशन, सहयोग और वो रहता है। तो ये नोटिस दिया जाएगा तो वहाँ पे कोई क्रिमिनल पब्लिक सेफ्टी को खतरा है तो दे दिए, मतलब उसके लिए तैयार हो जाएंगे पहले। येलो नोटिस, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि येलो नोटिस आया तो ये मतलब दीवारों पे चिपका दिया जाएगा हर हर नुक्कड़ और चौराहे पे। ये आपस में इनके होता है कि येलो नोटिस दिया गया, अब वहाँ पे पुलिस ने जो है चालू हो गई एंटीगुआ और डोमिनिका में, सॉरी, और वहाँ पे फिर उसने जो है ये मिसिंग पर्सन के लिए डाली थी येलो नोटिस पे ही, अभी ये पकड़े गए मोल चौकसी। और ब्लैक नोटिस होता है कि टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़, मतलब कोई ऐसा है व्यक्ति जिसकी मतलब पहचान नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी, तो ब्लैक नोटिस। ऑरेंज नोटिस क्या होता है, तो मतलब ये किसी को जो है चेतावनी देना, वार्न करना किसी इवेंट का, पर्सन का, जो कि सीरियस इमिनेंट थ्रेट हो सकता है पब्लिक सेफ्टी के लिए। तो पब्लिक सेफ्टी के लिए ऑरेंज नोटिस और ग्रीन नोटिस थोड़ा थोड़ा सेम है। पर्पल नोटिस में क्या होता है कि जैसे इन्फॉर्मेशन ऑफ मोदी पे मोडस ऑपरेंडी होता है कोई चीज़, मतलब करने का तरीका। जैसे हम लोग चालू करते हैं अपना पहला वीडियो, पहले मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, फिर एक एक टॉपिक बताता हूँ, फिर प्रीलिम्स के, मेंस का। अच्छा, आज का मेंस का जो आंसर राइटिंग वाला होगा, क्वेश्चन नंबर 12, वो आप लोग को मिलेगा हमारे टेलीग्राम फ्री वाले चैनल पे, ओनली यूपीएससी करके सर्च कर लीजिएगा, ठीक। तो मोडस ऑपरेंडी क्या है, किसी प्रकार कोई क्रिमिनल का, इसके बारे में जानकारी लेनी है। मान लीजिए यूके में कोई है तो उसके बारे में जानकारी लेनी है, जब तक उसको प्रूव करने के लिए इसको कि क्रिमिनल इसने किया है, क्या क्राइम वैम किया है कि नहीं, तो पर्पल नोटिस, ठीक। इसको एक बार याद कर लेना, मैंने पहले आप लोग से इसको जो है होमवर्क में कहा भी था, आज इसके बारे में बता भी दिया है, ठीक। इंटरपोल क्या है आपका, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्रिमिनल ध्यान रखना, सिविल बोल दे तो तुरंत जो है गलत हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पुलिस के बीच में सहयोग और जो है अपराध नियंत्रण की जो है काम करता है। इसका हेडक्वार्टर लियोन में है। लियोन बताइए कहाँ कहाँ पे है ये जगह। और इसके जो है 7 रीजनल जो है ब्यूरो ऑफिस भी है। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो है 194 मेंबर स्टेट हैं इसके, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरपोल जो है आपको जो है तहकीकात करने के लिए सपोर्ट करता है, एक्सपर्टीज़ देता है, ट्रेनिंग देता है लॉ इन्फोर्समेंट वालों को किस तरीके से क्या करना है, रोकना कैसे है, ठीक। और ये देखो मेजर एरिया जो ट्रांसनेशनल क्राइम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, 3, टेररिज्म, साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक। ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे जो है जीएस पेपर 3 में आता है, साइबर क्राइम भी जो है आपका यहीं आ जाएगा जीएस पेपर 3 में, टेररिज्म भी आ जाएगा सिक्योरिटी इश्यूज़ वाले में। तो ये तीनों में जो है इंटरपोल का कार्य है, मतलब ये मदद करता है। इसका ब्रॉड जो मैंडेट अगर देखा जाए तो व्यापक जनादेश यह है कि क्राइम को जो है वर्चुअली कवर, कोई भी क्राइम है उसको जो है कवर करना, उसके खिलाफ उसको रोकना, ठीक। और जैसे कि आपका क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, ठीक, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, स्मगलिंग हो, ये सब चीज़ें, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, वाइट कॉलर क्राइम्स। वाइट कॉलर क्राइम समझते हो ना आप, जो बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे कि ये ज़्यादातर ये जो है छुपा दिया जाते हैं, लेकिन ये वाले है ना मेहुल चौकसी और ये सब वाइट कॉलर क्राइम है। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जो हैं ये पकड़े गए हैं इसमें। इंटरपोल जो है क्राइम प्रोग्राम होते हैं इसके, और ये पुलिसिंग एक्सपर्टीज़ मेंबर कंट्रीज़ को देता है। 3 तरीके के मेन जो है क्राइम प्रोग्राम इनके, काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम, ठीक, और साइबर क्राइम। तो ये जो है 3 इनके हो गया। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि मॉनेटरी असिस्टेंस दिया जाना है डीबीटी के जरिए, जो हमारी मिड डे मील स्कीम है उसके अंतर्गत। अब देखो कोविड के टाइम पे काफ़ी दिक्कत हुई है, और लेकिन फिर भी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने प्रपोज किया है कि करीबन 12 करोड़ जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनको डीबीटी के जरिए जो है कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट जो है आपका मिड डे मील, अब देखो बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, सब कोरोना में सब लोग घर पे ही हैं, तो उनको जो है डीबीटी के जरिए
जो उनको ये पैसे कुछ मॉनेटरी असिस्टेंस उनको पहुंच पाए। और ये एक स्पेशल वेलफेयर मेज़र है। और इसमें मिड डे मील स्कीम को है टू ऑल एलिजिबल, जो भी बच्चे मिड डे मील पाते हैं और अभी नहीं जा पा रहे, तो उनको जो है ये मॉनेटरी असिस्टेंस दे दिया जाए। स्पेशल वेलफेयर कल्याणकारी जो है मेजर है, वन टाइम है, ऐसा नहीं है कि अभी चलता ही रहेगा। इसमें जो है फिलिप दिए, अब मिड डे मील प्रोग्राम जो चल रहा है उसको मदद दी जाएगी, उसके अप एंड अबव है। ये नहीं है कि अब उनको पैसे दे दिए तो मिड डे मील जहाँ नहीं दिया जाएगा। तो देखो ये इन एडिशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एंड, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले क्या दिया था देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण अन्न योजना में 5 किलो जो है फूड ग्रेन की बात कही थी, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 किलो पर पर्सन पर मंथ, ठीक। हर मान लो कि हर महीने हर पर्सन मतलब को, जो भी जैसे एक घर में अगर मान लो 5 लोग हैं तो 25 किलो हो गया, ठीक। 80 करोड़ बेनिफिशियरी हैं, इनको दिया जाना था। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन मिलना था। तो ये तो दिया ही जा रहा है। इसके ऊपर जो भी मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर जो ये बच्चे हैं इनको इसके अप एंड अबव दिया जाएगा ये वाला मॉनेटरी असिस्टेंस, ठीक। ये डिसीजन जो है आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है चिल्ड्रंस की, उनकी इम्यूनिटी, और इस समय तो भैया पेंडेमिक टाइम पे इम्यूनिटी तो यार अच्छी होनी ही चाहिए कम से कम, ठीक। विटामिन सी और ये सब खाते रहना भाई। आंवले मुरब्बा, आंवले का यार च्यवनप्राश आता है डाबर वाला, ठीक। मतलब मैं उसकी स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है यार वो, खाइए आप लोग। आपको वैसे पता है कि सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी किस में होता है? आंवला में होता है, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने 1200 करोड़ रुपए जो है स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ को देने हैं इसी पर्पज़ के लिए। और ये वन टाइम है वेलफेयर, और 11.8 करोड़ चिल्ड्रन के लिए है, 1 से 8वीं क्लास तक के लिए। 11.20 लाख गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पूरे जो है कंट्री में किया जाएगा। मिड डे मील स्कीम क्या है? अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ये स्कूल में मील प्रोग्राम दिया जाता है ताकि जो उनकी पोषण है बच्चों का वो अच्छा हो सके जो स्कूल जाते हैं। इस प्रोग्राम में जब फ्री लंचेस दिए जाते हैं वर्किंग डेज पे चिल्ड्रन को, कहाँ कहाँ? प्राइमरी और अपर प्राइमरी वाले स्कूल में, ठीक। और आपका जो कौन से स्कूलों में दिया था ध्यान रखना, हो सकता है पूरे बताइए मिड डे मील स्कीम किस में दी जाती है। तो गवर्नमेंट में जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो पोषित जो स्कूल हैं, एडेड है, मतलब उनको कुछ एड दिया जाता है। लोकल बॉडी एजुकेशन गारंटी स्कीम, इन सब में मिड डे मील दिया जाता है। ऑल्टरनेट इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर, ठीक, ये भी नई तरीके, मदरसा, मकतब, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूल जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर चलाता है, इन सब में मिड डे मील दिया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब देखो इसमें क्या है, फूड सिक्योरिटी स्कीम है एक तरीके से, जो है आपका जो गरीब है उनके लिए, ठीक। और इसमें फूड सिक्योरिटी वेलफेयर दिया जाएगा। मार्च 2020 में इसको कोविड की वजह से जो है चालू किया गया था। और प्रोग्राम जो है ऑपरेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती है, ठीक। इसके जो है मंत्री कौन है बताइए? ये स्कीम का एम ये है आपका कि जो सबसे पुअर, जो सबसे गरीब नागरिक है भारत का, उसको जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाए पीडीएस के जरिए। पीडीएस आपका वही हो गया राशन शॉप और इन सब में जो आता है, ठीक। और ऑल प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो हैं, जहाँ पे राशन कार्ड है या फिर अंत्योदय अन्न योजना है के अंतर्गत जो लोग भी हैं बेनिफिशियरी, उन सबको जो है अन्न मिलना चाहिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। अब देखो इसमें सिंपल सा एक ये चीज़ है कि भारत में क्या हर, आपको मालूम है कि दिल्ली के आसपास के जो स्टेट हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, पश्चिम यूपी है, यहाँ पे क्या होता है कि जब धान वो आपका गेहूँ काट दिया जाता है, फिर उसके बाद जो स्टबल बचता है यानी कि पराली जो बचती है, पराली को जला देते हैं, ठीक। तो उससे क्या होता है कि जल्दी से जला कर फिर उसमें पानी भर के फिर जुताई कर देता है किसान, ताकि जो है फिर से आगे जो है खेत तैयार हो जाए खरीफ सीज़न में धान बोने के लिए, ठीक। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जो है किसानी से जुड़े हुए हो तो ये सब चीज़ जानते हो कि जैसे आजकल जो है पूरा कि एक एक खेत में लगा दिया जाता है, हमारे यहाँ तो उसको देहाती भाषा में अपना लैया बोलते हैं, मतलब उसको जो है छोटे छोटे जो है एक ही पहले प्लॉट में वो लगा देंगे धान के जो है पेड़, उससे छोटे छोटे निकल आते हैं, फिर उसकी जो है ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक, धान के पेड़ लगाने के लिए। तो ये खरीफ सीज़न के लिए तैयारी की जाती है। तो इस बीच में क्या है कि जल्दी से वो स्टेबल होता है तो तुरंत वो लोग जैसे धान, उन्होंने गेहूँ काट लिया तो गेहूँ काटने के बाद जो सूखा पेड़ बचता है ना, उसको वैसे ही खड़ा रहने देते हैं और उसको फिर जला देते हैं।
तो वो जलाया ना जाए और वो इकट्ठा करके, क्योंकि वो तो बायोमास है ना, जैव द्रव्यमान है ना, उसमें कुछ तो बचा हुआ है, उसमें ड्राई वेट है ना, उसको लाकर जो तुम्हारे कोयला से जलाकर जहाँ बिजली पैदा की जाती है उनके साथ में को फायरिंग करो। इसको बोलते हैं को फायरिंग, मतलब कि जहाँ से कोल से बिजली बनाई जा रही है वहाँ पे बायोमास भी जलाओ आप साथ ही में। इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि कार्बन का एमिशन कम होगा, ठीक, उत्सर्जन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, तो जो है क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा। इसी के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये आपका जो है एक ये नेशनल मिशन बनाया गया है, जिसमें कि बायोमास यानी कि जैव द्रव्यमान का यूज़ किया जाएगा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में बस। और इससे फिर क्या होगा भाई, पराली भी नहीं जलाई जा रही तो एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा। तो एक तरीके से विन विन सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। ठीक, इसके जो उद्देश्य यही है कि को फायरिंग करो, 5% तक इसमें जो है इसका शेयर बढ़ा दो, कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन हो जाएगा, वही सब चीज़ें, उत्सर्जन कम होगा। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, बायोमास के पैलेट्स बना दो, ताकि जो है उसको जो है आसानी से हम बायोमास के पैलेट समझ रहे हो, कई बार देखा होगा आपने कि उसका गोल गोल ऐसे बना देते हैं। ठीक, उसको उठा के जाके सीधे जो है फ्यूल की तरह काम आ जाएगा भाई आपने का, जहाँ पे कोयला जला के जो बिजली बनाई जा रही है, एनटीपीसी जैसे बनाता है। ठीक, एग्रीकल्चर के जो रेसिड्यू होते हैं, जो बचे हुई चीज़ हैं, अवशेष जो हैं, उनको सबको ट्रांसपोर्ट करो और लेके जाओ वहाँ पे, चलो को फायरिंग करवाओ बायोमास के साथ में। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन देखो इसमें मोडालिटीज़ ये हैं कि नेशनल मिशन के अंतर्गत कई सारे जो है स्टीयरिंग कमेटी एक बनाई जाएगी, जो कि सेक्रेटरी पावर के जो होंगे वो हेड करेंगे इसको। और भी इसमें लोग देखो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आपका आपका अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, ये सब भी होंगे इसमें जुड़े हुए। एग्जीक्यूटिव कमेटी भी एक होगी। ये कौन सी कमेटी थी? स्टीयरिंग कमेटी थी। दूसरी कमेटी है एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसमें सीईए होगा, एनटीपीसी के लोग होंगे, इनका रोल काफ़ी तेज होगा एनटीपीसी का। मतलब लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बैम्बू एम्बू और ये सब, मतलब ये जो बायोमास है सॉरी, इसको ले जाना लाना, ये सारी चीज़ों में। ठीक, फिर वही सब चीज़ें बताइए। 5 साल का ये मिशन है, ये मेन चीज़ जानने की। और बायोमास को फायरिंग में क्या होता है कि कोल और बायोमास दोनों को साथ में जलाया जाता है बॉयलर में, और उससे जो है एग्जिस्टिंग कोल पावर प्लांट जो है वो थोड़ा बहुत उसमें जो है पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापित यानी रेट्रोफिटिंग और करना पड़ता है बस। और इसका जो है एडवांटेज यही है कि भाई साहब जो है आपका ये उत्सर्जन कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, एयर पोल्यूशन कम होगा क्योंकि पराली जलाई नहीं जा रही, और इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, और इससे क्लाइमेट चेंज भी के नुकसान भी कम होंगे। और देखो एयर पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं जब आप इसको जलाते हो साथ में कोल के साथ में बायोमास को, तो SOx और NOx ये भी नहीं निकलते हैं, जो कि किसके कारण होते हैं? एसिड रेन के भी कारण बनते हैं। ठीक, इंटरलिंकिंग की चुल जगाओ यार, ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद को फायरिंग बायोमास जो है कोल जो है में रिकॉर्ड नो लॉस इन टोटल। अच्छा, इससे कोई दक्षता में कोई कमी नहीं आती है, ये मत सोचो कि बायोमास चला रहे हैं साथ में तो जो है कोल में जो है बिजली बिजली कम बनने लगेगी, ये सब भी कुछ नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा और काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर उसमें इन्वायरमेंट पे कुछ क्वेश्चन आते तो इस तरीके के आपको डालने चाहिए एग्जाम्पल्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एग्जामिनर को भी लगता है हाँ यार पढ़ा लिखा बच्चा जो है लिख रहा है आंसर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जब कई सारे माइग्रेंट्स थे, मान लीजिए कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा है, वो वापस, और वो यूपी का है या फिर बिहार का है, तो उसको वापस आना आना पड़ गया। पिछली बार जब नेशनल लॉकडाउन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने पहले भी आपको कहा था कि ऐसे जो लोग हैं उनका तुरंत, ऐसे जो असंगठित क्षेत्रों में जो वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज उसमें वर्कर हैं, उनको ये आप एक पोर्टल बना के उनकी पहले तो देखो कहाँ कहाँ है, फिर उनको तुरंत जो भी, जब एक बार आइडेंटिफाई कर लोगे तो जो भी कल्याणकारी स्कीम चला रहे हो इन्हीं लोग के लिए तो चला रहे हो यार, तो फिर उनको बेनिफिट पहुंच सकेगा। लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है और कहा है कि भैया 14 दिन का हम और टाइम दे रहे हैं, 2 हफ्ते का, अब जाके जो है इसको ये चीज़ें तेजी लाओ इसमें। ठीक, ये नेशनल लॉकडाउन, यही सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे बताई गई हैं। की पॉइंट यहाँ पे यही है कि भाई इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद से सुओ मोटो, मतलब खुद से ये चीज़ पेंडिंग थी, और माइग्रेंट लेबर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी पिछले साल। यार माइग्रेंट लेबर जो होते हैं प्रवासी मजदूर, ये हैंड टू माउथ होते हैं। हैंड टू माउथ का मतलब ये होता है कि बस पैसा कमाया खाया सो गए, फिर पैसा कमाया खाया सो गए। अब जब जहाँ से पैसा कमा रहे वो जगह ही बंद हो गई, तो ये कैसे खाएंगे यार, उनका परिवार कैसे चलेगा, ये सोचने वाली बात है। ठीक, लोग जो है मदद करके फ़ोटो खिंचा लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भूखे को उसको जो है खाना देने देने के साथ साथ उसको ये भी उसका आगे कभी
सोर्स खाने का जो आपको करना चाहिए उसका भी इंतजाम उसको सिखा देना चाहिए। जैसे कि जैपनीज़ ये प्रोवर्ब है कि आप किसी कोई भूखा है तो उसको मछली मत दो, उसको मछली पकड़ना सिखा दो ताकि वो खुद से भी आगे जाके अपना पेट भर सके। ठीक, तो ये सब केस स्टडी में इस तरीके की चीज़ें आप एथिक्स वाले पेपर में भी दे सकते हो। द कोर्ट विच पेरू, मतलब इसमें इन्होंने ये बताया कि वो काफ़ी अनहैप्पी है सुप्रीम कोर्ट कि तुमने कुछ काम नहीं किया। और ये जो बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण एम शाह, इन्होंने ये कहा था कि आप एक कॉमन जो है नेशनल डेटाबेस बनाओ और उन सब में जो है फिर वेलफेयर वाली जो भी स्कीम है उनको फ़ायदा उठवाओ यार। नेशनल डेटाबेस जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने चालू कर दिया है इस पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। ठीक, इसमें जो है स्टेट के साथ में वो लोग जो है बहुत ज़्यादा सहयोग और जो है समन्वय बैठा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सेंटर को 2 वीक का समय दिया है कोर्ट ने, और कहा है एफिडेविट फाइल करो कि भैया तुमने किया क्यों नहीं यार। तुम्हें मतलब ये पॉलिसी, तुम्हें जो है ये सब पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, इसके लिए भी हमें क्यों घुसना पड़ता है। फिर बाद में क्यों चिल्लाते हो कि जो है ये जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, ये जो है न्यायिक सक्रियता हो रही है, तो तुम अपना काम करो तो हमें नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ है। ठीक, तो न्यायिक सक्रियता वाली सारी चीज़ें आपको पता है ना कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है, न्यायिक सक्रियता क्या होता है, जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता है ना। इसको पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो है, अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित सामाजिक सुरक्षा जो अधिनियम है 2008 वाला, उसमें ये कहा गया है कि सारे स्टेट जो इतने भी राज्य हैं उनको सबको रूल कुछ ना कुछ निकालने हैं कि रजिस्ट्रेशन हो सके इन सभी लोगों का, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का। लेकिन अभी तक सारे स्टेट ने कोई भी डिटेल रजिस्ट्रेशन के बारे में अंडर दिस एक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और प्रोविज़न जो अलग अलग जो है उसमें दे रखे हैं हमारे कोड में। अभी जैसे लेबर रिफॉर्म वाले मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं अपने चैनल पे। लेबर रिफॉर्म के 4 कोड है ना, कि वेजेस पे है, आपका इंडस्ट्रियलेशन पे है, आपका सोशल सिक्योरिटी पे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी, वर्क कंडीशन पे, इन सब पे मैंने कराए हैं। वही चीज़ें यहाँ पर भी दे रखी हैं। सेक्शन 21 में, धारा 21 में ये बोला गया है कि प्रोविज़न है कि जो माइग्रेंट हैं उनका डेटाबेस बनाओ और फिर उनकी जो है स्कीम जो है पहुँचाओ अच्छे से उनके तक। ठीक, उसका फ़ायदा दिलवाओ। सेक्शन 112 जो है किसका, सामाजिक सुरक्षा 2020 वाला जो कोड है, उसमें कहा गया है कि जो पंजीकरण आपको कराना अनऑर्गेनाइज वर्कर का, गिग वर्कर का, प्लेटफॉर्म वर्कर का। ठीक, कोड जो है ये भी इंश्योर करता है कि जो इनको कुछ अगर वर्कर माइग्रेंट वर्कर है तो 1 साल में, मान लीजिए कोई यूपी से महाराष्ट्र जा रहा है या फिर महाराष्ट्र से यूपी आ रहा है काम करने, तो उनको जर्नी का अलाउंस भी दो। ठीक, और उसके अलावा जो है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है 1979 का, फिर से सुनिए, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है 1979 का। उनको ये बोला है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट जो भी है उनका रजिस्ट्रेशन करो, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उन सबको, उनका भी रिक्रूटमेंट देखो कि किसको इसको वर्कर को मतलब वो लोग कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, उनका भी लाइसेंस देखो, सब कुछ जो भी उनको ये हो सकता है सब कुछ उनको भी जो है पहुंचाओ, जो भी कल्याणकारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, क्वेश्चन आप लोग को देखिए जो मेंस का है, क्वेश्चन नंबर 12 आज का होगा, और वो आप लोग को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ओनली यूपीएससी चैनल पे। ठीक, और वहाँ पे अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे आपको जल्दी ही क्वेश्चन मिल जाता है, सुबह 3-4 बजे तक मैं दे देता हूँ। देखिए नेशनल कंपनी, ये हमारा जो है अब सेक्शन कौन सा है, कॉमन का ईएसपी से, इसमें हम लोग प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन करीबन जो है रोज़ डेली सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करना चाहिए ये चीज़ समझते हैं। देखिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक्ट जो है, इससे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है प्राधिकरण जो है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें कौन सा सही है पूछा गया है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी, देखिए कोई भी लॉ बनाया गया, उस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए अगर कोई संस्था निकाय कोई बनाई गई, जैसे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया, ये नेशनल कंपनी लॉ जो है उसके अंतर्गत बनाया गया है, तो इसको अर्ध न्यायिक बॉडी बोला जाएगा, निकाय बोला जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये बोला जाता है और ये एजुडिकेट करता है कंपनी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं हमारे देश में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला ये है कि ये फॉर्म हुआ था 2018 1 जून को, 2020 कंपनीज एक्ट। अब देखो 2020 में तो कंपनीज एक्ट कोई आया है, मतलब अमेंडमेंट आया था 19 में। ठीक, तो 2013 में जो आया था उसके अंतर्गत है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत और ट्रू पूछा गया, तो ये एलिमिनेशन मेथड अपनाओ। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी सी आंसर हो जाएगा, लेकिन तीसरा वाला भी पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें इट वाज फॉर्म बेस्ड ऑन ये, अच्छा जो नेशनल ये जो आपका एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये किसके समिति के जो है सिफारिश पे बना था, जस्टिस इरादी कमेटी। देखिए मैंने एक जो है कमिटीज़ पे संबंधित एक जो है वीडियो बनाया है, उसमें 70 कमिटीज़ जो अभी न्यूज़ में है और जो पहले इंपॉर्टेंट हैं
वो जो न्यूज़ में उनको मैं बना चुका हूँ। कल मैं मतलब आज शाम को मैं आप लोग को यहाँ पे दूंगा, तो वो आपको दोपहर में या फिर रात वाले जो है उसमें मिल जाएगा 8-9 बजे। तो ये इराडी जो कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि एनसीएलटी बनाओ, और किस तरीके से जो भी दिवालियापन है कंपनी का या फिर उनको समापन है उसमें जो है उससे संबंधित ये कमेटी ट्रिब्यूनल बनाने के लिए काम कार्य बोला था। किसने? इरादी कमेटी ने। अब तो याद हो गया होगा, इरादी कमेटी ने एनसीएलटी की बात कही थी। ठीक, कंपनीज एक्ट 2013 1 जून 2016 से चालू हुआ था, और अभी रिसेंटली जो है एनसीएलटी ने कहा है कि भैया दिवालिया घोषित कर दिया देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है एक अवार्ड से संबंधित, इंटरनेशनल एनी अवार्ड जो है किससे संबंधित, कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ये पूछा गया। देखिए, इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी बोला जाता है। एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड मतलब एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ जो टेक्नोलॉजी, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की बात कही। जैसे हमारी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो समय जो फ्यूचर में और बढ़ के आने वाली, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इन एनर्जी। बिल्कुल सही है। और ये के सिवान जी को दिया जाएगा। के सिवान जी कौन है बताइए? इसरो के चेयरमैन है। ठीक, को ये दिया जाएगा 2008 2020 में इनको दिया गया रिन्यूएबल एनर्जी में रिसर्च के लिए। तो देखिए, के सिवान जी नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, सीएनआर राव हो जाएगा। तो इसलिए 1 और 2 ऑप्शनल आपका ए सही हो जाएगा। सीएनआर राव जो है इनको ही दिया गया है इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020। इन्होंने अक्षय जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें रिसर्च किया था, उसके लिए इनको दिया गया। ठीक, और इन्होंने जो है रिसर्च किस पे की थी, जो मेटल ऑक्साइड हैं, ठीक, कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, 2 डायमेंशनल सिस्टम है, इन सब पे रिसर्च करने के लिए इनको दिया गया है क्या, इंटरनेशनल एनी अवार्ड। ठीक, और इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। आप लोग को मेंस का आंसर मिलेगा हमारे ओनली यूपीएससी चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करना, वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को एक काम करना है बहुत ही बेहतरीन, कि लाइक बटन तोड़ना है, शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़ना है। और अगर आपको हमारा कंटेंट गाइडेंस अच्छा लगता है तो 856488053096960608 पे 89 पे कॉल करके आप लोग यूपीएससी 4 जून, ध्यान रखो, कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप, और ईपीएफओ 27 मई से कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आप लोग से कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।